नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। दिल्ली की जनता 70 विधानसभा सीटों पर 699 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने के लिए मतदान कर रही है। आज सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। 8 फरवरी को मतगणना के बाद चुनावी नतीजों का ऐलान होगा। वोटिंग के लिए दिल्ली में 13,766 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें महिला, दिव्यांग और युवाओं द्वारा संचालित 70 पोलिंग स्टेशन भी शामिल हैं। इसके अलावा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 733 वोटिंग सेंटर्स तय किए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में 1.56 करोड़ मतदाता हैं। इनमें 83,76,000 पुरुष, 72,36,000 महिलाएं और 1,267 थर्ड जेंडर वोटर हैं। बता दें कि सीनियर सिटीजन और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर पर ही वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, जो वोटिंग डे से पहले ही संपन्न हो गई है। दिल्ली के साथ ही मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। चुनाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। बड़ा एक्साइटमेंट था कि वोट डालने जाना है, वोट डालने जाना है, तो वो पूरा अपना एफर्ट्स लगा के आज वोट डालने के लिए आए हैं। मैं दिल्ली के सभी लोगों से भी विनती करना चाहूँगा कि सब लोग वोट डालने के लिए निकलें, अपने अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करें। अच्छे स्कूल बनाने के लिए, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए, अच्छा इलाज के लिए, अस्पतालों के लिए, दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें सब लोग। ऐसा मेरी सब लोगों से विनती है। सर, कितने आश्वस्त हैं? चौथी बार क्या आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है? जाहिर तौर पे जो काम करेंगे उन्हीं को जनता वोट देगी। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं। उन पर पूरा विश्वास है और वो गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त करते। तो पूरा विश्वास है दिल्ली के लोग सही चुनाव करेंगे। दिल्ली में शुद्ध पानी, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, टूटी सड़कों के लिए और दिल्ली का विकास एक राष्ट्रीय राजधानी हो, जिस प्रकार की विकसित राजधानी होनी चाहिए। जैसे आज भारत दुनिया के अंदर चौथी इकोनॉमी के रूप में पहचाना जा रहा है, उसी प्रकार से भारत की राजधानी भी उसी प्रकार की होनी चाहिए, जो पिछले 10 साल में दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है। मोदी साहब चाहते हैं जैसे देश में विकास हो रहा है, ऐसी दिल्ली का भी विकास हो। इसलिए कि दिल्ली के सभी भाई बहनों से अपील करता हूं कि वो दिल्ली के लिए वोट डालें, दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें, दिल्ली में पीने के पानी के लिए वोट डालें, टूटी सड़कों को ठीक करने के लिए वोट डालें, गंदे पानी की निकासी के लिए वोट डालें, यमुना मां नदी को साफ करने के लिए वोट डालें। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बहुत सुबह जाकर के हमने अभी अपना मतदान अपने बूथ पे किया। मैं दिल्ली वासियों से आग्रह करूंगा, घरों से निकलिए, वोट डालिए। ये एक ऐसा त्योहार है जो जन जन का त्योहार है, इसमें शिरकत करिए। रही बात आरोप प्रत्यारोप की, तो अब तो ये हर चुनाव का चरित्र सा बन गया है बीते 10-11 वर्षों में। लेकिन एक सामूहिक चिंतन आवश्यक है कि इतना जहर बो करके अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो जीते कोई, लोकतंत्र तो हारेगा। मैं अपने दल की ओर से, अपनी ओर से यह अपील कर रहा हूं कि इस तरह की जहरीली जुबान, जहां आप शत्रु की तरह अपने प्रतिस्पर्धी को ट्रीट करते हैं, वो परिपाटी खत्म होनी चाहिए। रिलीवर और पोलिंग एजेंट दोनों को पोलिंग एजेंट का दर्जा भी दिया जाता है। लेकिन नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कई जगह से ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं। लगभग आधे बूथ्स पर ये कंप्लेंट आ रही है कि रिलीवर को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो सुरक्षाकर्मी पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात हैं, वो हमारे रिलीवर्स को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अगर रिलीवर अंदर नहीं जाएगा और अगर हमारा पोलिंग एजेंट बाहर नहीं आएगा, तो कितना मतदान हुआ उस बूथ पर, वहां पर कोई फर्जी वोटिंग या किसी प्रकार का कोई विवाद तो नहीं हुआ, ईवीएम ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है, सारी चीजें अधिकृत तौर पे सामने नहीं आ सकती। इसीलिए मैं सारे प्रशासन से ये मांग करने आया हूं। अभी जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है, उनसे अनुरोध किया है कि हमारे रिलीवर्स को अंदर जाने की अनुमति दी जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरी समस्या सामने आ रही है वो ये आ रही है कि हमारे कुछ मजबूत साथी हैं, उसमें से कई सारे ऐसे हैं जो कोई वाल्मीकि सदन रहता है, कोई साउथ एवेन्यू रहता है, उन लोगों को बिना किसी आरोप के थाने में बिठा के रखा हुआ है, सुबह से बिठाया हुआ है। शायद इसलिए कि वो 4 लोगों को मोबिलाइज कर मतदान केंद्र ना ला पाए। वो प्रभावशाली लोग हैं, शायद इस मंशा से किया होगा या न जाने किस मंशा से किया है। तो मेरा प्रशासन से यह अनुरोध है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में इस प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार से पुलिस किसी भी
वोटर को बंधक बनाकर पुलिस स्टेशन में बंद नहीं कर सकती। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुनील त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही राकेश सिंह परमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। चर्चा में दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुनील त्रिपाठी जी आपसे करेंगे। सुनील त्रिपाठी जी, दिल्ली में आज वोटिंग हो रही, उधर प्रधानमंत्री मोदी महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो गहमा गहमी का माहौल दिल्ली में देखने को मिल रहा है, क्या आपको लगता है जितनी मजबूत आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले दिखाई दे रही थी, क्या अभी तक जो वोटिंग हुई है क्या उससे उतनी मजबूती आम आदमी पार्टी में दिखाई दे रही है? कैसे देखते हैं आप? जिस तरह से वोट प्रतिशत कम हो रहा है जी, ये एक चिंता का विषय है जी। मैं देख रहा हूँ कि अभी 40% से ज्यादा 42% से ज्यादा कहीं मतदान नहीं हुआ है जी। हालांकि आधे ज्यादा समय गुजर चुका है। अगर कम मतदान हो रहा है तो कहीं न कहीं जनता सोच रही कि वोट देने से कोई फायदा नहीं, लेकिन मैं बड़ा निवेदन साथ कहूंगा दर्शकों से और वोटरों से कि आप वोट देने जरूर जाएं। जो पार्टी आपको पसंद हो उसको वोट दें, लेकिन अपने मत का प्रयोग जरूर करें। दिल्ली में देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी दोनों ने प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन इस बार मेरा अपना आकलन है कि आप पार्टी को जी पूर्ण बहुमत संदीप जी मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है और भाजपा मुझे दिखाई पड़ रहा है। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मेरा आकलन है कि इस बार दिल्ली में पूर्ण बहुमत सरकार मुझे बनती किसी नजर नहीं आ रही। जिस तरह से वोट पड़ रहे हैं और जनता वोट देने लिए निकल रही है। कांग्रेस की अगर हम चर्चा करें तो दमखम साथ राहुल गांधी से लेकर के साथ लोग लगे रहे, लेकिन कांग्रेस के वोटर्स मुझे विशेष रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं जी। पिछले चुनाव में अगर हम चर्चा करें, देखिए लोकसभा के चुनाव में तो आप पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ा और जी उसका कहीं न कहीं असर लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा में भी दिखाई पड़ रहा है। कारण संदीप जी देखिए जिस तरह से आप पार्टी झाड़ू लेके आई जी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जी, उसके बाद इनके 3 मंत्री जेल गए भ्रष्टाचार में ही। भले वो दोषी है नहीं है, ये तो माननीय न्यायालय कार्य है, लेकिन जनता के भी जो संदेश गया जी, जो ईमानदारी के रूप में आया था चादर ओढ़ करके ईमानदारी की, वो कितना भ्रष्ट हो गया या कैसे उसके ऊपर आरोप लगे, इसका भी प्रभाव कहीं कहीं दिखाई पड़ता है। और आप गौर कीजिए लोकसभा के चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश में आप गौर करें तो टेनी को टिकट दिया गया था, टेनी की छवि खराब हुई, हार गए। ऐसे ही हमारे कौशल किशोर जी सांसद रहे, उनकी भी व्यक्तिगत छवि कहीं कहीं आहत हुई, लोकसभा चुनाव हार गए। तो इस बार भी जिस तरह से केजरीवाल जी के कई मंत्री जेल में रहे जी। दूसरा मुद्दा जमुना जी का है जी। जमुना जी को लेके भाजपा ने प्रमुखता से प्रचार प्रसार किया जी, लोगों को फुसलाने समझाने का काम किया। तो जमुना जी भी चुनाव कहीं कहीं मुद्दा दिखाई पड़ रही है करके जी। तो मेरा अनुमान है संदीप जी इस बार दिल्ली में इंडिपेंडेंट सरकार फुल फ्लेज किसी की सरकार मुझे बनती दिखाई नहीं पड़ रही है। ठीक है, आकलन है। राकेश सिंह परमार जी, देखिए जो वोटिंग परसेंटेज का मामला है काफी कम है। या तो ऐसा होता है कि जब वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो जो सरकार मौजूदा होती है उससे जनता खुश होती है, ये भी एक रीजन होता है, लेकिन लगातार जो वोटिंग परसेंटेज दिल्ली में गिरता जा रहा है, क्या लगता है कि जो दिल्ली की जनता है उसको किसी भी पार्टी पे भरोसा नहीं बचा है कि यही सोचकर घर से नहीं निकल रहे हैं क्योंकि वोटिंग परसेंटेज गिरने का जो मामला है, क्या इसको आप कैसे देखते हैं? वोटिंग परसेंटेज का पहले कहा जाता था कि अगर बहुत ज्यादा वोट बढ़ रहा है तो सरकार बदलने का प्रयास है जी। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में इसका विपरीत हुआ है, वो हम लोगों ने देखा है। अब परसेंट जनता का मूड को भांपना थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया है। दिल्ली में 2-3 चीजें बड़ा फैक्टर काम कर रही है जी। जैसे सर ने बोला जमुना सफाई, देखिए जमुना सफाई पर केजरीवाल ने 20 में, उसके पहले 13 में, 15 में कहा था कि अगर जमुना साफ नहीं होगी जी तो मुझे वोट मत दीजिएगा। जनता उनको तब भी वोट दे सकती थी अगर वो ये देखती कि जमुना के सफाई में कोई प्रयास केजरीवाल या केजरीवाल के टीम के द्वारा किया गया। वो नहीं हुआ है क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और जमुना के किनारे मेरा घर है।
जी। तो कोई प्रयास उन्होंने जमुना की सफाई में नहीं किया है। अब तक केजरीवाल के चुनाव जीतने का कारण होता था झूठ, सफाई से झूठ और बेशर्मी से झूठ। वह एक्सपोज हो गया है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने देखा कि भाई जो आदमी कह रहा था कि मुझे घर नहीं चाहिए, वो कई करोड़ का शीश महल बनवा लिया। कोई आदमी कह रहा था कि मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, वो बाहिर जैसा मुख्यमंत्री है पूरे 2800 राज्य में, जिसके बाद 2-2 राज्य का 0+ सुरक्षा है, पंजाब का और केंद्र का। मतलब जो चीजें केजरीवाल ने कह के माना किया, उसको और ज्यादा लिया और हमको कुछ नहीं दिया। यह दिल्ली में अब की बार है। देखिए, दिल्ली में 3 फैक्टर काम कर रहा है। एक तो केजरीवाल का फरेब काम कर रहा है, दूसरा केजरीवाल के सभी लोगों का जेल जाना, मतलब जो उसकी छवि थी ना कट्टर ईमानदार है, वह छवि उनका दुश्मन बनता जा रहा है। और वो अगर दिल्ली में कुछ प्रभावित करेगा तो उनका छवि उनको प्रभावित करेगा, और छवि की वजह से वो नुकसान उठाएंगे। भाजपा लगी हुई है, दिल्ली की जनता यह सोच रहा है कि भाई जब तुमको केंद्र काम ही नहीं करने दे रहा है तो हम केंद्र को यहाँ पर ले आ देंगे, कम से कम उसको तो काम करने देगा। क्योंकि दिल्ली की जनता ने देखा कि जब हरियाणा और पंजाब में सरकार नहीं था तो दिल्ली का पोल्यूशन का जिम्मेदार हरियाणा और पंजाब था। अब पंजाब में सरकार बन गया तो पंजाब का सारा पोल्यूशन पाकिस्तान जाने लगा, अब सिर्फ हरियाणा से पोल्यूशन आ रहा है। तो यह सब दिल्ली की जनता देख रही है, और मुझे लग रहा है कि जो दिल्ली के ऊपर से 3 लोग हैं, हालांकि केजरीवाल ने अपने अलावा किसी को माना नहीं है, लेकिन एक को मुख्यमंत्री बनाए, एक को उप मुख्यमंत्री बनाए थे, वो तीनों ही लोगों की सीट फंस रही है और वो खुद ही दिक्कत में पड़ रहे हैं। उनका ही सीट बड़ा मुश्किल लग रहा है। जी ठीक है, सुनील त्रिपाठी जी आपके पास आएंगे और समझने का प्रयास यह भी करेंगे। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है, लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश राज्य में तो बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत है। लेकिन वही अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो मिल्कीपुर जो सीट है वहां समाजवादी पार्टी काफी स्ट्रांग है। क्या आपको लगता है कि जो टक्कर है वो कांटे की हो सकती है वहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में? मिल्कीपुर में 43 से आवाज बढ़ा दीजिए अपनी आप। जी देखिए, मिल्कीपुर का चुनाव तो एकदम महाभारत तरह चुनाव बन गया है। हालांकि एक सीट से किसी भी विपक्ष या सत्ता पक्ष को फायदा नुकसान नहीं है जी, लेकिन ये एक चुनौती बन गई, क्योंकि विपक्ष जब से अयोध्या की सीट पर विजयी हुआ लोकसभा में जी, देश प्रदेश के लोगों को संदेश देना शुरू कर दिया कि भाजपा ने 500 साल पुराना मंदिर का निर्माण कराया, उसके बाद जनता ने नकार दिया। तो ये संदेश को कहीं न कहीं भाजपा खत्म करना चाहती है जी, कि जो विपक्ष संदेश दे रहा है, हम मिल्कीपुर सीट जीत करके साबित कर दें कि जो सनातनी हैं या हिंदुत्व के लोग हैं या अयोध्या के वासी हैं, वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। देखिए, मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूँ जी कि कुंभ की घटना से कहीं न कहीं लोग आहत तो हुए हैं, लेकिन ये सीट मिल्कीपुर की मेरा आकलन है भारतीय जनता पार्टी भले ही कम वोट से जीते, लेकिन सरकार के खाते में जानी चाहिए। उसके 2 कारण हैं जी। एक तो जिसकी सरकार होती है, स्थानीय जनता भी समझती है कि 2.5 साल बच रहा है, अगर विपक्ष का कोई एमएलए जीत जाएगा तो हमारा कितना काम कराएगा। सत्ता पक्ष का अगर कोई जीतेगा तो हो सकता है जो हमारे कुछ पिछले काम पड़े हों वो हो जाएं, इस नाते से भी वोट देते हैं लोग जी। दूसरी बात कि मिल्कीपुर में सबसे ज्यादा वोटर ब्राह्मण और दलित वर्ग के लोग, दलित और ब्राह्मण। तो दलित में 3 जगह के लोग, 3 पार्टियों लोग इसे लगाने शुरू कर दिए हैं। भीम आर्मी भी लगी हुई है, सपा भी लगी हुई है, भाजपा भी है। और अगर पूर्व में आप गौर करें जी तो दलित समाजवादी पार्टी के साथ कभी भी नहीं रहा, मुलायम सिंह जी के साथ भी दलित कभी नहीं रहा है जी। और इस बार भी चाहे पीडीए नारा देख लीजिए, लेकिन फिर भी दलित उनके साथ नहीं था। दलित ब्राह्मण ये कोर वोटर थे कांग्रेस के। कांग्रेस की स्थिति गड़बड़ाने के बाद ये दोनों वोटर्स बिखरना शुरू हो गए, कुछ भाजपा में गए, कुछ बसपा में गए, कुछ सपा में चले गए। तो मिल्कीपुर की स्थिति ब्राह्मणों की, तो मेरी समझ से ब्राह्मण तो अखिलेश जी के साथ वहां से कोई जाता दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश जी ने गलती की, रामचरितमानस को नुचवाया उत्तर प्रदेश में, पढ़वाया गया, स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा सनातनियों को गाली दिलाई गई, उसके बाद उनको महासचिव बना दिया गया। ये इस वर्ग के लोगों को महसूस हुआ और उन्हें दिल पर चोट लगी है। इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ मेरी समझ से ये वर्ग जाना नहीं चाहिए। हालांकि अखिलेश जी इस वर्ग को
इस वर्ग से अलग होकर के बहुत बड़ी गलती की नेताजी ने। याद होगा आपको कि परशुराम जयंती छुट्टी उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने ही किया था, लेकिन देश की राजनीति कैसे करते हैं वो जाने। तो मिल्कीपुर की सीट पर मैं फिर बार कहना चाह रहा हूँ, मेरा जो आकलन है संदीप जी, वो भाजपा चाहे कम वोटों जीते, लेकिन ये सीट मिल्कीपुर की भाजपा के खाते में जानी चाहिए और जाती हुई मुझे दिखाई पड़ रही है। ठीक है, राकेश सिंह परमार जी आपसे आपके पास आएंगे और आपसे भी यही समझने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा जब से अवधेश प्रसाद जीते हैं चुनाव फैजाबाद सीट से, उसके बाद आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव कहीं भी जाते हैं, अगर अवधेश प्रसाद साथ में होते हैं उनके अपने साथ बिठाते हैं। और अभी एक प्रेस वार्ता के दौरान अवधेश प्रसाद रोने भी लगे थे। इस प्रकार का जो इमोशनल कार्ड अवधेश प्रसाद ने खेला है, क्या इसका फायदा मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को कुछ मिलने वाला है? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मिल्कीपुर में अखिलेश और योगी जी की साथ लगी हुई है जी। मिल्कीपुर सीट जो अयोध्या सीट भाजपा हारी थी, उसका कारण अखिलेश की लोकप्रियता नहीं थी और न ही भाजपा की लोकप्रियता का घटना था। असल में अयोध्या में जो मंदिर बनी थी उसमें जो विकास के काम हो रहे थे, जो कॉरिडोर बने, जो कुछ जमीनें टूटी, जो दुकानें टूटी, उनका मुआवजा बहुत बढ़िया से वहां के लोगों को नहीं मिला। वो एक स्थानीय कारण था जी। और अवधेश प्रसाद वहीं के आदमी थे और उन्होंने उसको हवा दिया, और एक राजनीतिक विरोधी होने के नाते उन्होंने कोई गलत नहीं किया, वो ठीक किया। तो वो लोगों के मुआवजे का असर वहां पर रहा, जिस वजह से वहां पर दूसरा क्या था कि जो लल्लू सिंह जी थे, वो लल्लू सिंह जी बिल्कुल आउट ऑफ टच हो गए थे। लगातार 2 बार से सांसद थे और आउट ऑफ टच हो गए थे। इस वजह से लोगों ने भाजपा के विरोध में मतदान दे दिया जी। अभी जो मिल्कीपुर सीट है, अगर एक सीट है, इससे सरकार को बढ़ना बिगड़ना कुछ नहीं है, लेकिन अगर ये सीट हारती है तो जो योगी विरोधी भाजपा में है उनको बोलने का मौका मिलेगा, और जो दिल्ली में भाजपा योगी विरोधी है उनको थोड़ा सांस लेने का समय मिलेगा, और वो चाहेंगे कि योगी को कुछ कहा जाए। यह बात योगी जानते हैं और यह बात अखिलेश भी जानते हैं जी। जब तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में है, हमारा कुछ भी उत्तर प्रदेश में नहीं होने वाला है। यह मिल्कीपुर सीट कहा जाए जिसको अगर हम जीत जाते हैं तो योगी के विरुद्ध योगी वाले ही लोग करेंगे, और तब मेरा मतलब दो बंदरों की बात में बिल्ली का भाग वाली बात आएगी कि जब भाजपा से लड़ेगी तभी मेरा कुछ बात बन जाएगा। इसीलिए दोनों लोगों की साख की लड़ाई है। भाजपा का अपर हैंड इसलिए है कि जो मिल्कीपुर के मतदाता है वो अवधेश के बेटा ही है, वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो अवधेश जी वाली कमियां है वो अवधेश के बेटे के साथ छुपा हुआ है, जबकि वो कैंडिडेट है, उसके साथ एंटी इनकम्बेंसी वहां पर कुछ भी नहीं है। वो एक बाहर का आदमी है और फ्रेश चेहरा है, और भाजपा का नाम दाम सब उसके साथ है। तो मिल्कीपुर में भाजपा का अपर हैंड ऐसा मुझे लगता है। ठीक है सुनील त्रिपाठी जी, अगर दिल्ली की बात करें तो देखिए, यमुना की सफाई का जो मुद्दा था वो काफी दिन से उठाया जा रहा था। जब से छठ पूजा आई थी उसके बाद से लगातार हाईलाइट किया जा रहा था, लेकिन चुनाव से पहले आपने देखा कि केजरीवाल ने किस प्रकार से बयान दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार इसमें जहर मिला के पानी भेज रही दिल्ली को। काफी संग्राम हुआ। क्या आपको लगता है कि दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले जो मुद्दा उठाया गया था, कुछ ठीक ठाक इसका जो खामियाजा है या जो उसके नतीजे हैं, क्या आम आदमी पार्टी के हक में जा सकते हैं? देखिए संदीप जी, कई ऐसे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने देशवासियों के सामने प्रस्तुत कर दिए हैं जी, कि उन मुद्दों से भी जनता का मुंह बदला है जी, और हालात परिस्थितियों के अनुसार भी बदला है। जैसे योगी जी ने नारा दिया था, कटोगे और बटोगे जी, इसका भी असर कहीं न कहीं दिल्ली में भी हमको दिखाई पड़ रहा है जी, जैसा कि हरियाणा और महाराष्ट्र में दिखाई पड़ा। जिस परिप्रेक्ष्य में पड़ोस से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर बहुसंख्यक समाज साथ जुल्म हो रहे हैं जी, तो कहीं न कहीं बहुसंख्यक समाज भी एक छाते के नीचे आना चाह रहा है जी। वो छाते का स्वरूप भारतीय जनता पार्टी देना चाह रही है। दे न दे अलग बात है, लेकिन एक संदेश दे रही है कि आप एक साथ रहो, एक रहो नेक रहो, मोदी जी ने कहा। तो इन नारों का भी जनता के ऊपर प्रभाव पड़ता कहीं न कहीं दिखाई पड़ रहा है, और इसका इस चुनाव में भी असर दिखाई पड़ेगा जी। आप पार्टी जिस तरह से आई थी, मैं फिर कहना चाह रहा हूं जी, एकदम ईमानदारी की चादर ओढ़ करके, बैलगाड़ियों पे लोग बैठ के आए थे जी, टांगों पे लोग बैठ करके आए थे कि मैं देश की सेवा करूंगा, मुझे इसकी सुविधाएं नहीं चाहिए जी। लेकिन संदीप जी, मेरा मानना है जी कि सत्ता परीक्षित का ताज होती है। बेईमान बना देती है। मैंने अपने जीवन में भी देखा है जी कि जो ईमानदारी चादर पहन के आए
लक्ष्मी चमक के आए, कहीं न कहीं वो भी बौने हो गए। तो आप पार्टी दो बार चुनावों में जिस तरह से भ्रष्टाचार के आंकड़े की तरफ बढ़ी या नहीं बढ़ी, लेकिन जनता को संदेश दिया गया कि भ्रष्टाचार के आंकड़े में लोग डूब चुके। इस नाते से दिल्ली की जनता भी इस बार देखिए, केजरीवाल जी चुनाव में गए, वोट मांगने तो विरोध करना शुरू हो गया। अब ये कहेंगे भाजपा के लोग हैं, जो भी हूं मैं इस बात से मैं सकता हूँ कि भाजपा के लोग वहां खड़े होकर के विरोध कर रहे थे, लेकिन एक जनप्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री का अगर इस तरह से उस प्रदेश में विरोध हो रहा हो तो निश्चित ही उसके भविष्य की राजनीति पर खतरा मंडराता नजर आता है। वही केजरीवाल जी के साथ हो रहा है। घोटाले को लेकर के जिस तरह से उसके दिल्ली से लेकर के भारत कोने कोने तक चर्चा हुई, 18 साल के बच्चों को शराब पिलाई जा रही है। अब पिलाई जा रही नहीं जा रही वो अलग बात है, लेकिन भाजपा ने ऐसे मुद्दों को प्रमुखता से जनता को समझाने का प्रयास किया और इन घोटालों में ये लोग जेल गए। एक वीडियो मुझे देखने मिला था कि जो मोहल्ला क्लिनिक खुली थी उसमें कुत्ता बैठा हुआ था और जो मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही संदीप जी, ये देश के लिए और हम लोगों के भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। राजनीतिक दल के पास कौन सा अपना आय का साधन बता दें हमको जो मुफ्त का रेवड़ी बांट रहा है। महंगाई नहीं बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी? मीडियम क्लास तो परेशान होगा। टैक्स पेयर पूछिए, जो टैक्स पेयर टैक्स देता है। इस बात के लिए मैं नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि कम से कम इस बार उन्होंने 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया, वरना मीडियम क्लास तो आदमी केवल टैक्स देने के लिए इस देश में पैदा हुआ है। ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक है। राकेश सिंह परमार जी आपके पास आएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगर बात करें दिल्ली चुनाव की तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सीधी टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन हम कांग्रेस को भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस की दिल्ली चुनाव में क्या कुछ भूमिका देखने को मिल रही है? कांग्रेस दुविधा में है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मजबूती से चुनाव लड़े तो भाजपा जीत जाएगी, कमजोरी से चुनाव लड़े तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उस दुराहे के वजह से दिल्ली के चुनाव दिलचस्प हो गई है। अगर कांग्रेस पूरी मजबूती से चुनाव लड़ती तो यह होता कि शायद इस वक्त वो चुनाव न जीत पाती, लेकिन 30 में दावेदारी उसकी होती और वो सरकार बना सकती थी, क्योंकि 5 साल ये सरकार जो चाहे भाजपा बनाती अरविंद केजरीवाल बनाती उसका इंटीग्रेशन भी सिखात होता। लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व तो ये बता रहा है कि वो दुविधा में है। अब तक प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस का बड़ा नेता वर्ग सक्रियता से नहीं लगा, जबकि भाजपा का मोदी से लेकर के अमित शाह तक सड़कों पर रोड शो किए, जनसभाएं किए। अरविंद केजरीवाल का हर आदमी चुनाव में लगा हुआ है। कांग्रेस उस चुनाव में बिल्कुल नहीं लगी हुई है और उसका वजह है वो नहीं चाहते कि भाजपा यहाँ पर सरकार बना ले, क्योंकि भाजपा के सरकार बनाने के बाद उसका ग्राफ बड़ी तेजी से पूरे भारत वर्ष में फैलेगा। दिल्ली में बेशक दिल्ली एक निगम जैसा है, पूरा राज नहीं है, लेकिन इसका राजनीतिक मैसेज बहुत जगह जाएगा। केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने की वजह से ही प्रधानमंत्री के दावेदारी में उसका नाम आता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, उसमें केजरीवाल का नाम आता है, ड्यू टू बिकम ए चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो यह बात भारतीय जनता पार्टी की बढ़त रोकने के लिए कांग्रेस पूरी सक्रिय नहीं हो रही है, सिर्फ कैंडिडेट सक्रिय है। जैसे शीला जी का बेटा सक्रिय हुआ है जहां हुआ, फरहाद सूरी जी सक्रिय हुआ है जहां हुआ है, देवेंद्र अध्यक्ष वो जहां है, अलका लंबा बिल्कुल अपनी ईमानदारी से चुनाव लड़ रही है, कालकाल में मुसीबतें खड़ा कर दी उसने आतिशी के लिए। तो कैंडिडेट ही चुनाव लड़ रहा है, पार्टी नहीं लड़ रही है, और उसके हार का कारण भी यही होगा कि पार्टी और संगठन दोनों एक साथ चुनाव नहीं लड़ रहे। ठीक है राकेश सिंह परमार जी, आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सुनील त्रिपाठी जी थे, वरिष्ठ पत्रकार थे, चर्चा करने के लिए अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा में आज मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।